27001 कैसे लिया जाता है, उसके क्या डॉक्यूमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं और हम उस सर्टिफिकेट को कैसे ले सकते हैं। $27,001 पहले हमने जाना कि ये साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस और ये क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में मिस्टर मंजुल सूद से, जो सर्टिफिकेशन से जुड़े हुए हैं लास्ट 24 ईयर से। तो 27001 कैसे लिया जाता है, उसके क्या डॉक्यूमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं और हम उस सर्टिफिकेट को कैसे ले सकते हैं। तो मंजुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोबारा आने के लिए। थोड़ा सा डिटेल में हमें बताइए कि अब 27001 मुझे लेना है तो वो कैसे लिया जाता है, उसके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशंस हैं। ज़रूर। थैंक यू नीरज, अगेन फिर से प्रोवाइडिंग मी दी अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई व्यूज़ ऑन ISO 27001। सो गाइज, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ISO 27001 2013। सो 27001 2013 तो ये वर्जन है जब ये स्टैंडर्ड निकला था। ओके। तो नॉर्मली ISO के स्टैंडर्ड 6 to 7 ईयर्स में, 8 ईयर्स में चेंज होते हैं। तो इस बार हमें उम्मीद है इस साल के अंदर इसका नया वर्जन भी आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो वर्जन रिक्वायरमेंट जो है, जो इम्प्लीमेंट करनी होती है, वो 2013 वर्जन के अकॉर्डिंग ही होती है। तो व्हेन वी से ISO 27001, इट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। यानी कि डेटा सिक्योरिटी को कैसे मैनेज किया जाए। तो ये जो ISO का स्टैंडर्ड है, ये एक किताब है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। ओके। कि ABCDEFGH करना है, कैसे करना है आपके ऊपर छोड़ता है। तो आज इन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, इट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी कि डेटा सिक्योरिटी का मैनेजमेंट सिस्टम है। साइबर सिक्योरिटी अगेन साथ में जुड़ती है इसमें। और ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है, इंटरनेशनली लोग मांगते हैं। अच्छा। कि आप सर्टिफाइड हैं या नहीं है। आपके साथ बिजनेस डीलिंग से पहले ये एक काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट आ गई है, बिजनेस रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट बन गई है। आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, आप BPO में हैं, आप बैंक के हैं, NGO NBFC चला रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं और कोऑपरेटिव बैंक हो चाहे, तो ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट बन गया कि ये चाहिए। अब यहाँ पे ये बात करता है बेसिकली, कोई भी देखिए, डेटा क्या होता है। डेटा को क्रिएट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है और डिस्ट्रॉय भी किया जाता है। ओके। तो 27001 इन 4 चीज़ों को पकड़ता है कि डेटा आपके पास आता कहाँ से, मेल से आया या किसी ने लेटर भेजा। तो जब वो डेटा आया तो उसको हमने स्टोर कहाँ किया, स्टोर करने के बाद आगे कहीं दिया हमने। मैंने, हो सकता है मेरे पास कस्टमर से आया हो, कस्टमर से मैंने अपने किसी सप्लायर को दिया हो। ओके। अब ये पूरी चेन हो गई। तो अगर कल को मुझे ये डेटा डिस्ट्रॉय करना है तो इन 4 के ऊपर ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड बात करता है। ये 4 बेसिक पिलर्स हैं। ओके। कि डेटा का आना, स्टोर होना, ट्रांसमिट होना और डिस्ट्रॉय होना। अब 27001 इस डेटा के ऊपर, इसकी सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हुए 3 पिलर्स पे बना है। हम उसे कहते हैं CIA। ओके। C से कॉन्फिडेंशियलिटी, I से इंटीग्रिटी, A से अवेलेबिलिटी। तो ISO 27001 का मानना है कि ये डेटा, कॉन्फिडेंशियलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा की, इंटीग्रिटी यानी कि करेक्टनेस, एप्रोप्रिएटनेस एंड अवेलेबिलिटी। अगर आपको गाड़ी चलाने जा रहे हो, लाइसेंस रिक्वायरमेंट है, लाइसेंस अवेलेबल नहीं होगा तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी, आप चला नहीं सकोगे क्योंकि फाइन हो जाएगा। सेम वे मुझे एक डेटा चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योर पड़ा है कहीं पे लैपटॉप में, ठीक है, लेकिन अगर मिलेगा नहीं तो मैं काम कैसे करूँगा। तो डेटा सिक्योरिटी इन 3 पिलर्स पे काम करता है कि भैया जो चाहिए, एक तो पहले ढंग से रखा हो, सिक्योर वे में रखा हो, करेक्ट हो, गलत इन्फॉर्मेशन तो गलत इन्फॉर्मेशन है, और अवेलेबल भी हो। अगर इन तीनों में से एक भी तराजू, अब ये 3 तराजू हो गए आपके, अगर कोई ऊपर नीचे हुआ तो गड़बड़ाहट आती है, बैलेंस बिगड़ेगा। ओके। अब कई जगह हो सकता है कि डेटा की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। कई जगह
कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट होगी, अवेलेबल हो ना हो कोई ना। मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। कई जगह तीनों CIA तीनों इंपॉर्टेंट है भैया, करेक्ट भी होना चाहिए, अवेलेबल भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल भी होना चाहिए। ओके। फॉर एग्जाम्पल आप टेंडर बिड करने जा रहे हैं, अब टेंडर बिड से पहले बिडिंग आज की डेट में ऑनलाइन पोर्टल पे बिडिंग हो जाती है, तो पहले तो जो आपने टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके टेंडर डॉक्यूमेंट भरा, उसमें प्राइसिंग लिखी, रिक्वायरमेंट्स लिखी, स्पेसिफिकेशंस लिखी, तो आपने लैपटॉप में सिक्योर करी कहीं ना कहीं। अब ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे कि कोई भी आया, खुला, लैपटॉप में खुला, देखा, फाइल खोली, पढ़ने लग गया। तो वो एक कि वो सिक्योर वे में है। दूसरा, बिड करने से पहले वो अवेलेबल तो हो भाई, डॉक्यूमेंट कहाँ चला गया, और डेफिनेटली करेक्ट होगा, तभी आपको बिडिंग आपके फेवर में जाएगी। तो ये 3 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स में हमें पहले देखना होता है कि हम क्या काम करते हैं। ओके। हमारा काम क्या है। लेट्स से हम इसको ऐसे लेते हैं कि आप सिंपल से वर्ड में, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। लेट्स से आपकी Myntra की ऐप है, आप Myntra के डेवलपर्स हैं, तो Myntra ऐप मोबाइल ऐप भी है और वेब एप्लीकेशन भी है, दोनों एप्लीकेशन है। अब ये जो Myntra बना रहा है, तो हमने स्कोप बनाया डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ वेब एंड मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस फॉर क्लोथिंग एंड अदर बाइंग आइटम्स, फॉर एग्जाम्पल। ये स्कोप बन गया। तो हमें पता है कि अब हमने जो अपना पूरा ISO 27001 सिस्टम बनाना है, इस मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन के अराउंड बनाना है, तो इसे हम कहते हैं स्कोप डिसाइड करना। ओके। तो मोमेंट हमने स्कोप डिसाइड कर लिया, हमें ये पता लग जाएगा कि ये वेब एप्लीकेशन बनाने वाले लोग कितने हैं, किस प्लेटफॉर्म पे वो वेब एप्लीकेशन बन रही है, कहाँ वो वेब एप्लीकेशन स्टोर्ड है। अब AWS, Amazon, Azure, ये क्या है, ये जहाँ पे ये वेब एप्लीकेशन रन करेंगी, ठीक है ना, लोकल मशीन पे भी रन कर सकती है। तो अब उसका जो कोड होगा वो भी बना होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं रखा होगा। तो हम पहले ये देखते हैं कि इसके अगेंस्ट साथ में जुड़ी हुई कितनी चीज़ें हैं। अच्छा, ठीक है, साथ में इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए लोग कितने हैं, किस तरह की लैंग्वेज, ये वाला डेटा आप प्रोक्योर करते हैं पहले, कहाँ से ये सारा इन्फॉर्मेशन ये चाहिए, इससे स्कोप डिसाइड हो जाता है। ठीक है। तो जब स्कोप डिसाइड हो जाता है, हमारा काम शुरू होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, जिसे मतलब हमारी लैंग्वेज में हम इसे कंसल्टिंग कहते हैं एंड इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, जो आप प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब 27001 बात करता है कि जब आपने ये अपना स्कोप डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप ढूंढें कि आपके कौन से एसेट्स हैं जहां ये इंफॉर्मेशन रह रही है। एसेट में आ जाता है आपका एक लैपटॉप भी आपका एसेट है, इंटरनेट भी आपका एसेट है, मेरा सर्वर हो गया, आपका सर्वर हो गया एसेट है, आपकी ड्राइव होगी वो भी एसेट है। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें एसेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी क्रिटिकलिटी डिसाइड करते हैं। द मोमेंट हमने एसेट क्लासिफिकेशन क्रिटिकलिटी डिसाइड कर ली, फिर हम देखते हैं इन एसेट्स पे किस किस को क्या क्या एक्सेस दिया हुआ है। अच्छा, अब आपका लैपटॉप, हाँ, मेरे को एक्सेस होना चाहिए, मेरे को एक्सेस होना चाहिए। मैंने अपने किसी जूनियर को, अपने कोलीग, मतलब और दूसरे जो ऑफिस मेंबर्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर का एक्सेस तो नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस एसेट पे किस आदमी को किस तरह का एक्सेस दिया हुआ है। ठीक है। क्या वो रीड एंड राइट दोनों कर सकता है, क्या डिलीट भी कर सकता है, या सिर्फ उसको रीड एक्सेस है। ठीक है। तो हम बात करते हैं कंप्लीट एक्सेस और पार्शियल एक्सेस, या किसी को प्रिविलेज एक्सेस। तो ये भी नोट डाउन करते हैं आप? ये हम डेफिनेटली देखते हैं, ये देखा जाता है, ये इम्प्लीमेंट भी करवाया जाता है, इसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंटेशन भी बनती है कि किसको कौन सा एक्सेस दिया जाए और किसको कौन सा अवेलेबल है। अच्छा, वो नोट डाउन किया जाता है? वो नोट डाउन किया जाता है। उसके बाद हम इसमें इन चीज़ों में हम ये भी देखते हैं कि आप लगा लीजिए आपका लैपटॉप में जाने से पहले पासवर्ड प्रोटेक्शन है या नहीं है, आपका पासवर्ड कितने दिनों में चेंज करते हैं आप। अच्छा, पासवर्ड गेसेबल तो नहीं है, जैसे हम बोलते हैं 8 कैरेक्टर्स अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, हर 45 दिन में चेंज करें। बैंकिंग अकाउंट्स पे भी आप जाते हैं तो 45 डेज टू 90 डेज में आ ही जाता है ना, एक्सपायर हो गया जी, एक्सपायर हो गया, चेंज करिए। तो वो सिक्योरिटी का बेसिस ही है, तो इसे हम पासवर्ड मैनेजमेंट कहते हैं। अच्छा, तो ये स्टैंडर्ड। इसके अलावा ये भी बात करता है कि ऑफिस चला रहे हैं आप,
तो ऑफिस की फिजिकल सिक्योरिटी कितनी है? अच्छा, कि जब मैं ऑफिस एंटर किया, क्या सिक्योरिटी या रिसेप्शन है? सिक्योरिटी या रिसेप्शन पे कोई विजिटर आ रहा है तो उसकी डिटेल्स नोट हो रही है, वो किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, एंड इवन अगर वो लैपटॉप कैरी कर रहा है तो उसका लैपटॉप का सीरियल नंबर, वो किस लिए, कि कल को अंदर जाके सिमिलर लैपटॉप उठा के बंदा ले रहा है। तो ये फिजिकल सिक्योरिटी हो जाती है। सीसीटीवीज कहाँ लगे हैं, सर्वर रूम है तो सर्वर रूम में क्या एक्सेस कार्ड एंट्री है, ऑपरेशंस फ्लोर में जाने से पहले क्या हमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस या एक्सेस कार्ड डाला हुआ है। ठीक है, तो ये फिजिकल सिक्योरिटी भी हम देखते हैं। ओके। फिजिकल सिक्योरिटी के अलावा हम ये भी देखते हैं जिसे हम कुछ टर्म्स में कहते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी। आपदा अगर आ जाए तो काम चलना चाहिए, हम बोल देते हैं। तो पेंडेमिक सबसे बड़ी आपदा हमारे पास आई, उसके बाद लोगों ने सीखा रिमोट वर्किंग, घर से बैठ के करना। ओके। तो ISO 27000 ये कहता है कि अगर इस तरह की आपदा आ गई, टेररिस्ट अटैक हो गया, पेंडेमिक आ गया, वॉर लाइक सिचुएशन होगी, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो क्या आप बिजनेस तब भी कर पाएंगे? कैसे करेंगे? और डेटा सिक्योर रहेगा नहीं रहेगा? डेटा सिक्योर रहेगा नहीं रहेगा? क्या अभी भी स्टोर्ड है, ट्रांसमिट किया जा सकेगा, डिस्ट्रॉय करा जा सकेगा? तो ये हम कहते हैं इसे बिजनेस कंटिन्यूटी। फिर ISO 27000 एक आपसे एक और इम्पॉर्टेंट बात करता है, इंसिडेंट मैनेजमेंट। अगर खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, अलर्ट आपके पास कैसे आएगा, आप कैसे बताएंगे मैनेजमेंट को कि क्या हुआ, और फिर उसकी फॉरेंसिक डिटेल्स में कैसे घुसेंगे। अच्छा, साइबर अटैक हुआ तो क्यों हुआ, या किसी कोई डेटा चोरी करके ले गया तो ब्रीच हुआ, मतलब सिक्योरिटी में। तो इंसिडेंट हुआ, उसकी रिपोर्टिंग एंड उसकी कंट्रोलिंग, ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। ओके। इसके अलावा हम और चीज़ों पे जिन पे गौर करेंगे वो है ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी। आदमी जब एक एम्प्लॉय कंपनी में आ रहा है, इंडक्शन होने से पहले क्या हम उसकी कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं? अच्छा, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, या बिल्कुल कोई एजेंसी से कराएं? एजेंसी से कराएं या खुद करें, या खुद ही पिछले जहां पहले वो एम्प्लॉयड था प्रीवियस एम्प्लॉयर से कुछ लें, इन्फॉर्मेशन लें, HR का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लें। वो लेना जरूरी है क्योंकि कल को कहीं वो क्रिमिनल एक्टिविटी में तो कहीं इन्वॉल्व नहीं, और हमारे डेटा का मिसयूज वहाँ ना डेटा का मिसयूज इसलिए हमारी कंपनी में ना आया हो। करेक्ट। कॉर्पोरेट स्पाइंग जिसे आप कहते हैं कि मैंने इस इंसान को प्लांट ही इस कंपनी में इसलिए किया था कि वो वहाँ से डेटा चोरी करे। तो ये ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी आ जाती है। देन हम इधर बात करते हैं कि आपने क्या अपने एम्प्लॉइज के साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट NDAs साइन कराने, जो हम अपने कस्टमर के साथ करते हैं, हमें एम्प्लॉय के साथ भी करना चाहिए, ताकि वो उसको बाइंड करे कि अगर तूने कुछ गलती करी तो तेरे पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, विच कैन रिजल्ट की पुलिस में कंप्लेंट या फिर टर्मिनेशन। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। फिर हम इसमें जो अगेन एक बिजवर्ड है नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेटवर्क क्या है? जंजाल। नेटवर्क, मेरा नेटवर्क, आदमियों का नेटवर्क होता है, इंसानों का, ऐसे कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। अब सर्वर है, लैपटॉप है, दोनों कनेक्टेड है, ये दोनों एक नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। अब ये नेटवर्क कितना सिक्योर है कि इसमें से लीकेज से आके हैक तो नहीं कर रहा? तो हम इधर नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं। ये सब 27,000 के पैरामीटर्स हैं। 27,001 के पैरामीटर्स हैं। ओके। फिर इसके अंदर हम उन चीज़ों के ऊपर भी गौर करते हैं कि एक और टेक्निकल वर्ड यूज़ करूंगा मैं, VA और PT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसे हम एथिकल हैकिंग कहते हैं। हम कस्टमर से परमिशन लेके आपकी एप्लीकेशन को, नेटवर्क को एथिकली हैक करके देखते हैं कि कितना डिफिकल्ट है इसमें पेनिट्रेट करना, और उसकी रिपोर्ट निकलती है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी गौर करते हैं हम। देन आपके सप्लायर्स के साथ एग्रीमेंट्स को देखते हैं किस तरह के हैं। हम आपके लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी जानते हैं कि अब आप 27,001 ले रहे हैं तो आपके ऊपर कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है। तो हिंदुस्तान में तो IT एक्ट 2000 एज अमेंडेड बाई 2008 वर्जन के हिसाब से एप्लीकेबल हो जाता है। तो उस एक्ट के अंदर जितने भी सेक्शंस दिए हुए हैं, हमें वो ध्यान देना पड़ता है कि क्या इन सेक्शंस को कंप्लाई कर रही है ऑर्गेनाइजेशंस, और कर रही हैं तो किस तरह से कर रही हैं। तो इस सारे प्रोसेस में इतने जो हैं
और भी कुछ रह गया हो तो ये सारे प्रोसेस में हाउ मच टाइम इट टेक्स? अप्रॉक्सीमेटली करते, ऑर्गेनाइजेशन को रेडी कराते आप लेके चलिए 30 to 40 डेज लग जाते हैं उसके तैयारी करो। और अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, नेटवर्क तो डेफिनेटली अगर साइट्स ज़्यादा हैं तो समय और लग जाएगा। तो मैं लेके चल रहा हूँ कि आप सिंगल साइट मान के चलें 30 से 50 एम्प्लॉइज लेके चलें तो 30 to 40 डेज तैयार कराने में, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन और कंसल्टिंग करने में लग जाता है। और जब ये डॉक्यूमेंटेशन एक बार रेडी हो जाता है, जब आप करवा लेते हैं या करते हैं, उसके बाद इसको क्या होता है, कहीं सबमिट करना होता है जहाँ से सर्टिफिकेशन बॉडी को देना पड़ता है या क्या? ऐसा होता है नीरज जी, जब हम तैयार हो चुके हैं, हमारी किताब हमने सिस्टम्स फॉलो कर दिए, इम्प्लीमेंट करा दिए, तो अब एक रिक्वायरमेंट आती है कि कौन हमें आके ऑडिट करेगा। तो हम सबसे पहले, बहुत सारी सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं, अवेलेबल हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, इंडिया में भी हैं, बाहर भी हैं, इंडिया में विद इन वेरियस स्टेट्स हैं। हम सबसे पहले ढूंढते हैं कौन सी सर्टिफिकेशन बॉडी, विच एवर वी कैन चूज। सर्टिफिकेशन बॉडी के साथ एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं टू कम एंड ऑडिट अस। ठीक है। तो ऑडिट के वक्त ये डॉक्यूमेंट्स सारे उनको शेयर होते हैं और शेयर के साथ साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन लेवल आके ऑडिटर्स बेसिकली चेक करते हैं कि किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है। तो आप एज ए कंसल्टेंट वो सारे डॉक्यूमेंटेशन करके देते हैं, ऑडिटर आता है वो उस डॉक्यूमेंट्स को देखता है, आपका रोल यहाँ पर होता है। हाँ जी। और आप एज ए ऑडिटर भी जाते हैं? डेफिनेटली आप एज ए ऑडिटर भी जाते हैं, और वहाँ पर कंसल्टेंट कोई और होता है? डेफिनेटली, जो आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है। अब ऑडिटर इसको असेस करता है और जो उसमें कमियां होती हैं या जो भी उसमें पॉइंट्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए बोलता है, फिर उसके बाद वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस आगे शुरू होता है। देखिए, जब ड्यूरिंग दी ऑडिट ख़त्म होता है तो तब तक कोई भी ऑडिटर अपना एक समरी निकाल के देता है कि मुझे इस कंपनी में ये पॉइंट्स अच्छे लगे और ये वीक एरियाज लगे, जिसे हम नॉन कन्फॉर्मिटी कहते हैं। अच्छा, उसको इम्प्रूव करिए। ठीक है। नॉन कन्फॉर्मिटी की और अच्छे गुड पॉइंट्स की भी रिपोर्ट निकलती है। गुड पॉइंट्स और नॉन कन्फॉर्मिटी के अगेंस्ट, नॉन कन्फॉर्मिटीज़ के अगेंस्ट बेसिकली आपको ऑडिटर बोलता है कि वी रिक्वायर एन एक्शन, करेक्टिव एक्शन, आप हमें रिटर्न में सबमिट करें। वो रिटर्न सबमिट होने के बाद ऑडिटर रिकमेंडेशन करता है एंड फाइनली सर्टिफिकेशन बॉडी आपको वो ISO 27001/2013 का सर्टिफिकेट देते हैं। तो इसमें इंडिया में कितनी सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं या सारी इंटरनेशनली हैं? नहीं, इंडिया में बहुत सारी सर्टिफिकेशन बॉडीज़ जो अब्रॉड हैं वो इंडिया में भी हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ के मैं नाम लेता हूँ। BSI, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि वेरी मच इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। TUV, अच्छा, SGS, इंटरटेक, ये बहुत बड़ी रिकॉग्नाइज्ड अच्छे बड़े नाम है। और इसमें फिर वो जितने बड़े नाम, उनकी बजट भी उसी हिसाब से होता होगा सर्टिफिकेशन का? देखिए, किसी भी सर्टिफिकेशन की कॉस्टिंग उनके नाम से है या उस पर? डेफिनेटली उनके नाम के ऊपर तो डेफिनेटली कुछ फ़ी कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर मैं किसी बड़ी कंपनी के साथ काम करूंगा तो मेरी जो अपनी तनख्वाह होगी वो भी ज़्यादा होगी तो। लेकिन फिर भी सिर्फ तनख्वाह के बेसिस पे सर्टिफिकेशन कॉस्ट नहीं होता। हम देखते हैं कितनी साइट्स हैं जो इन्वॉल्व हो रही हैं सर्टिफिकेशन में, काम जो कर रहे हैं कितना क्रिटिकल है, ओके, ठीक है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, किस तरह की एप्लीकेशंस हैं, और कितने डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कितने सर्वर्स हैं, ये सब देखा, ये सब एनालाइज करके उसको एसेस करके फिर उसके बाद फी और उसके बाद कौन सा सर्टिफिकेशन बॉडी इस पे सर्टिफिकेट देगा वो भी देखा जाता है, डिसाइड होती है। अब बैंकिंग एक क्रिटिकल सेक्टर है या फाइनेंशियल सेक्टर क्रिटिकल सेक्टर आ जाता है। और सेम वे हो सकता है मैं स्कूल चला रहा हूँ तो वहाँ पे डेटा है, स्टूडेंट्स का डेटा है, मार्कशीट है, क्रिटिकल नहीं है, बट क्रिटिकल डेटा फाइनेंशियल डेटा हो सकता है। नहीं तो 10th और 12th का और ग्रेजुएशन का डेटा तो क्रिटिकल हो गया ना, स्कूल का ना हुआ, वो तो हो सकता है। नहीं, देखिए, देयर इज अ डेटा इज इम्पॉर्टेंट, बट जब भी हम, जैसे हमने बोला था, हम डेटा एसेट्स को क्लासीफाई करते हैं, हम क्रिटिकलिटी डिफाइन करते हैं उन 3 पैरामीटर, CIA, समझ गया, ठीक है, ठीक है। तो फाइनेंशियल डेटा विल बी ऑलवेज मोर क्रिटिकल देन मार्कशीट। यस, सो एंड KYC आल्सो, KYC भी डेफिनेटली। तो वहाँ डिपेंडिंग ऑन द क्रिटिकलिटी ऑफ वर्क, कॉस्टिंग डिसाइड। ओके, तो ये सब होने के बाद हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हम 27,000 सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है, और इस सारे प्रोसेस में ऑडिटर और वो मिलाकर लगभग 2 महीने, जो हमने समझ आया कि 30-40 डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट और वो करके 40 to 60 डेज लग जाते हैं।
और हमारे पास सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो हम उनको शो कर सकते हैं। डेफिनेटली। खाली 27,001 या उसके अलावा भी सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं कि या यही रिक्वायरमेंट्स हैं? तो देखिए ऐसी बहुत सारी डेटा सर्टिफिकेशन डिपेंड ऑन द कि मेरे वेंडर को क्या चाहिए, ये बेसिक कस्टमर को क्या चाहिए, या कोई कंट्री स्पेसिफिक हो जाता है। ये मेरा बेसिक सर्टिफिकेट हाँ, है। लेकिन आप लेके चलिए फर्स्ट में जाने के लिए जैसे केजी प्रेप इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज द बेबी स्टेप। 27,000 पहला स्टैंडर्ड है जो जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तभी उसके आगे और बेहतर स्टैंडर्ड्स पे जा पाएंगे। बेहतर नहीं मैं कहूँगा, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है, जैसे कि हिपा, GDPR, ISO 27701, SOC सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स, इस तरह की बहुत सारी और सर्टिफिकेशंस, बट 27,001 बेसिस। तो आपने देखा बहुत ही मतलब डिटेल में इन्होंने 27,001 आपको बताया, और 2013 एडिशन 2013 वर्जन। तो इसको आप समझ गए हैं और आप चाहते हैं कि मंजुल सूद जी आपको इस सर्टिफिकेशन को करवाने में हेल्प करें, तो इनकी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मंजुल जी, और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन? हम आपके पास फिर आएंगे बाकी सर्टिफिकेशन की डिटेल के लिए, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस इन्फॉर्मेशन को ले पाएँ। जाते जाते मैं एक चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हम FM पे भी न्यूज़ देते रहते हैं, FM पे भी एडवर्टीजमेंट होता रहता है। बहुत सारी चीज़ों का, कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। नेवर एवर शेयर योर पासवर्ड्स, नेवर एवर। पासवर्ड्स बनाएं तो अपने नॉर्मली अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लोग कर लेते हैं, तो वो चीज़ें यूज़ मत करें क्योंकि वो इजीली गेसेबल है। ठीक है, कभी अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, फ़ोन्स को अनलॉक मतलब ना छोड़ें, लॉक करके बंद करके ही जाएं। ऑल्ट डिलीट कंट्रोल करके या लॉक पासवर्ड से प्रोटेक्ट रखें। उल्टी सीधी मेल्स को ओपन ना करें, डाउनलोड ना करें। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कब आपका किस गलती से नुकसान हो जाए, और स्पेशली आज की डेट में फाइनेंशियल नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। प्लीज़ बी केयरफुल, नेवर एवर डिवल्ज योर passwords or other important things to people in and around you. I would say don't even divulge it to your sisters and brothers. Yes, exactly. Why? Because उन्होंने गलती से कहीं आगे बोल दिया तो प्रॉब्लम। तो आपने देखा कि हमें अपने पासवर्ड्स और अपने जो ये IT इक्विपमेंट्स हैं, मोबाइल्स और लैपटॉप्स, इनको बड़े ध्यान से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मदद के लिए भी हैं और इन्हीं से हमें नुकसान भी हो सकता है। तो मंजुल जी से ये इन्फॉर्मेशन लेकर मुझे उम्मीद है कि आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आपका जो ये क्वेरी थी ये सॉल्व हो गई होगी। मंजुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।